हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू दी राजदेव स्टडी पॉइंट। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जुड़ा हुआ है अभिप्रेरणा, तो अभिप्रेरणा से संबंधित जितने भी प्रश्न आज तक परीक्षाओं में जितने भी टेट एग्ज़ामों में पूछे गए हों, चाहे वो रीट हो, बिहार टेट हो, एच टेट हो, संविदा वर्ग 3 हो, सभी में जितने भी मोटिवेशन से संबंधित प्रश्न पूछे हैं उन्हीं को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो आज की प्रश्नोत्तरी शुरू करेंगे और ये टेस्ट नंबर हमारा 21 है। इसके पहले हम लोगों ने 20 टेस्ट लगा लिए हैं। अगर आपने वो टेस्ट नहीं दिए हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर एक एक वीडियो को ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। और शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। पहला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत किसने दिया था। तो बताना है कि अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत किसने दिया था। विक्टर ब्रूम, सेलो सबरी, क्लार्क, लियोनार्ड हल, अब्राहम मैस्लो। तो अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब्राहम मैस्लो ने 1954 में दिया था, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम भी पूछा जाए तो ये थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन इनकी पुस्तक का नाम है। इसके अन्य नाम भी हैं, जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है या मांग का सिद्धांत, इसके अन्य नाम से भी जाकर पूछा जा सकता है। इसको अन्य नाम जैसे आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, नाभिकीय सिद्धांत या मानववादी का सिद्धांत, ठीक है। इन नामों से भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने सभी नामों को भी बता दिया है, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता नहीं है। कौन सी इसमें से अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता नहीं है। अगर आप अभिप्रेरित हैं तो इसमें से आप क्या नहीं करेंगे, ये बताना है। तो मतलब कौन सी विशेषता नहीं पाई जाएगी ये। तो कार्यकुशलता में वृद्धि करना, व्यवहार में स्व संशोधन करना, व्यवहार की दशा की ओर प्रेषित होना या कार्य को निष्क्रियता से करना। तो अगर आप व्यवहार मतलब आप अगर अभिप्रेरित हैं, अगर आप प्रेरित हैं पहले से, तो आप क्या नहीं करेंगे, ये कार्यकुशलता में वृद्धि, तो ये तो हो जाएगी, ये तो सही आंसर हो जाएगा। व्यवहार में स्व संशोधन, हाँ आप अपने व्यवहार में भी संशोधन कर सकते हैं। व्यवहार की दशा की ओर प्रेषित करेंगे, अगर आप जो करना चाह रहे हो तो उसमें व्यवहार की दशा आप एक ही दिशा में जाएंगे। कार्य को निष्क्रियता से करेंगे, ये गलत है, ठीक है। ये कार्य को आप कैसे सक्रियता से करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला है कि शरीर में किसी भी वस्तु की कमी अथवा अधिकता से उत्पन्न होने वाली स्थिति का नाम बताना है। शरीर में किसी वस्तु की कमी या अधिकता होने वाली वस्तु का नाम क्या होगा। प्रोत्साहन कहेंगे, चालक कहेंगे, आवश्यकता कहेंगे, उद्दीपन कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आवश्यकता कहा जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि रुचिका एक AIS ऑफिसर बनना चाहती है, इस क्रिया में अभिप्रेरक है। कौन सा अभिप्रेरक होगा, जैविक, अर्जित, सामाजिक कि शैक्षणिक। तो कौन सा होगा इसमें बताइए। IAS ऑफिसर बनना चाहती, तो ये कैसा हो जाएगा, अर्जित ही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है कि मनोवैज्ञानिक क्रेचफील्ड के अनुसार अभिप्रेरणा उत्तर देती है क्यों का, कैसे का, कब का कि कहाँ का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभिप्रेरणा क्रेचफील्ड के अनुसार क्यों का उत्तर देती है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कार्य करने की प्रवृत्ति को जागृत करना अभिप्रेरणा है, यह कहा है, किसने कहा है, ये भी डेफिनेशन है। तो बताइए, कार्य करने की प्रवृत्ति को जागृत करना अभिप्रेरणा है, तो किसने कहा, एटकिंसन, गुड, स्किनर, इसके बाद कौन है, केटल। तो किसकी ये डेफिनेशन है, किसके द्वारा दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एटकिंसन के द्वारा की गई है। ये डेफिनेशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे इसने मतलब गुड ने क्या कहा है, इनको मैंने अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें, उनको तो मैंने ट्रिक के माध्यम से भी बताया। जैसे गुड ने क्या कहा है, कार्य को आरंभ करना और जारी रखना और उसको नियंत्रण करना, तो ये हो गई किसकी, गुड की। उसके बाद क्या, स्किनर ने राजमार्ग कहा है कि
अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। ये किसकी है? इनकी स्किनर की हो गई। ठीक है, तो ये मैंने ऐसी डेफिनेशन सबको पढ़ाई है, ट्रिक के माध्यम से भी बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, तो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। एक व्यक्ति अफीम का सेवन करता है, इस क्रिया में अभिप्रेरक है। कौन सा अभिप्रेरक होगा? अगर कोई व्यक्ति है तो अफीम का सेवन कर रहा है तो वो अर्जित होगा, सामाजिक होगा, व्यक्तिगत होगा कि जैविक होगा? तो अब ये अफीम का सेवन कैसा हो जाएगा? ये तो अर्जित किया होगा ना उसने वातावरण से, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। एक व्यक्ति राजनेता है, उसका व्यक्तित्व है। कोई व्यक्ति राजनेता है तो उसका व्यक्तित्व कैसा होगा? शून्यमुखी, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी कि उभयमुखी? तो जो राजनेता होते हैं इनका व्यक्तित्व कैसा होता है? इनका व्यक्तित्व होता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैसा होता है? बहिर्मुखी। ये 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जुंग ने बताए थे, जो इनका वर्गीकरण किया था इन्होंने, जुंग ने गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया था। तो इन्होंने 2 प्रकार का बताया था, एक इनके शिष्य ने बताया था उभयमुखी, 2 प्रकार का, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जुंग ने बताया था इनको, जुंग भी कहीं कहीं लिखा आता है, और उसके बाद में एक उभयमुखी। ठीक है, तो ये इसके आधार पर क्या पूछा गया था कि राजनेता का व्यक्तित्व कैसा होगा? तो बहिर्मुखी। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि किसी अरुचिकर कार्य को संपन्न कराने हेतु शिक्षक को विद्यार्थियों को किस प्रकार का अभिप्रेरित करना चाहिए? अगर कोई बच्चे हैं कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं तो शिक्षार्थी को शिक्षक को क्या करना चाहिए कि बच्चे रुचि लेने लगे? तो क्या करना चाहिए? पिटाई कर डर दिखाना चाहिए, परीक्षा में फेल होने की धमकी देना चाहिए, घर पर शिकायत का भय करवाना चाहिए या दिखलाना चाहिए, छात्र को समय समय पर सफलता व प्रगति का ज्ञान देना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि छात्रों को समय समय पर सफलता और प्रगति का ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राहुल अपनी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए कार्य करता है, साथ ही उसे उस कार्य द्वारा आय भी प्राप्त होती है जिसका प्रयोग वह जीवन निर्वाह करता है। उपयुक्त परिस्थिति में अभिप्रेरक है। प्रश्न अच्छा है, प्रश्न बड़ा देखकर सब लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। जो बड़े प्रश्न होते हैं वो बिल्कुल ही सरल होते हैं, सिर्फ उनको पढ़कर समझना होता है। तो क्या कहा जा रहा है? अपनी इच्छा की संतुष्टि होती है उसको कोई कार्य करने से, तो मतलब इच्छा की संतुष्टि होगी तो ये कैसा होगा? कौन सा प्रेरक माना जाएगा? अगर जैसे कोई अपनी उसकी इच्छा की भी संतुष्टि हो रही तो ये तो कैसा हो जाएगा? आंतरिक प्रेरक हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि साथ ही उस कार्य को आय भी प्राप्त होती है, अगर वो कार्य कर रहा है तो उससे आय भी प्राप्त होती है, तो ये बाह्य प्रेरक हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि बाह्य प्रेरक क्या होगा? बाह्य प्रेरक तो उसको क्या मिल रहा है? उसके लिए जो धन मिल रहा है, या उसके लिए क्या लिखा है यहाँ पे? कार्य करने के लिए उसके द्वारा आय प्राप्त हो रही है, तो उसकी जो आय मिलती है, जो पैसे मिलते हैं, तो ये कौन सा प्रेरक में आएगा? ये बाह्य प्रेरक में आएगा। लेकिन जो उसकी इच्छा की संतुष्टि भी हो रही, मतलब वो खुद भी करना चाहता है, तो उसकी कौन सी? आंतरिक प्रेरक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों इसके सही हो जाएंगे। आगे चलेंगे। बाह्य प्रेरणा को प्रदान करने वाला तत्व है। बाह्य प्रेरणा को प्रदान करने वाला तत्व कौन सा है? बताना है। प्रेरणा, निंदा, पुरस्कार के उपरोक्त सभी। तो बाह्य प्रेरक तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, अधिगम की कुंजी किसके हाथ में रहती है? बताना है कि अधिगम की कुंजी किसके हाथ में रहती है? बुद्धि, प्रश्न, सृजनात्मकता, अभिप्रेरणा। तो अधिगम की कुंजी किसके हाथ में रहती है? किसको कहा गया है? अभिप्रेरणा को अधिगम की कुंजी कहा गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है, मतलब इसमें कौन सा कथन गलत है ये बताना है। 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। तो अभिप्रेरणा व्यक्ति की आंतरिक अवस्था है। अभिप्रेरणा क्रियाएं लक्ष्य की ओर निर्देशित होती हैं।
अभिप्रेरित व्यवहार उत्पन्न होने के बाद उद्देश्य की प्राप्ति तक जारी रहता है। अभिप्रेरित व्यवहार में लक्ष्य निश्चित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो कि गलत बताना है इसमें से कौन सा तथ्य इसका सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका बी आंसर है जो गलत है। क्या है इसमें कि अभिप्रेरित क्रियाएं लक्ष्य की ओर निर्देशित अनिर्देशित होती हैं। ये क्या पर अनिर्देशित लिखा है, ठीक है, निर्देशित नहीं लिखा है। निर्देशित ये पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी में, अनिर्देशित लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम एकदम से पढ़ते हैं प्रश्न को तो कंफ्यूज हो जाते हैं। निर्देश को अनिर्देश को निर्देश पढ़ लेते हैं और सक्रिय को निष्क्रिय, निष्क्रिय को सक्रिय। तो आप प्रश्न को ठीक से पढ़ेंगे। अत्यधिक ठंड से व्यक्ति दूर रहना चाहता है, मतलब ठंड की वजह से व्यक्ति दूर रहना चाहता है, क्योंकि इससे दूर रहने के कारण उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। अतः अत्यधिक ठंड से दूर रहने का लक्ष्य क्या होगा, कौन सा लक्ष्य होगा उसका, धनात्मक उद्देश्य, ऋणात्मक उद्देश्य, शून्यात्मक उद्देश्य के उपयुक्त सभी उद्देश्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए धनात्मक उद्देश्य, क्योंकि क्या कहा जा रहा है कि अत्यधिक ठंड से बचने के लिए, तो ठंड वो खुद के शरीर के लिए, खुद के लिए बच रहा है, तो ये कैसी हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एकांत में विश्वास रखता है, उसे कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति है एकांत में विश्वास रखता है तो उसे क्या कहा जाएगा, कौन सा, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, शून्यमुखी की उभयमुखी। तो उसको अंतर्मुखी के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, कार्ल युंग ने दो प्रकार के बताए थे ना, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ठीक है, तो मैंने पहले भी बता दिए हैं वो। आगे देखेंगे, अगले प्रश्न को देखें। सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत, तो सिगमंड फ्राइड ने कौन सा सिद्धांत दिया था, मनोविश्लेषणवाद, मूल प्रवृत्त्यात्मक, विरोधी प्रतिक्रिया का सिद्धांत की एक तत्व का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर बताने की क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिगमंड फ्राइड कौन से, इनका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद के जनक माने जाते हैं सिगमंड फ्राइड, इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत ये किसने दिया था, तो 1908 में किसने के द्वारा दिया गया था, विलियम मैकडूगल के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, और इसमें कितने, विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति और 14 ही संवेग बताए थे। उसके बाद कौन सा है, विरोधी प्रतिक्रिया का सिद्धांत, तो ये किसके द्वारा, तो ये सोलोमन और कोरबेट के द्वारा दिया गया था। ये विरोधी प्रतिक्रिया का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया था, अल्फ्रेड वेने के द्वारा दिया गया था। जो एक तत्व सिद्धांत है, इसको अन्य नाम से भी बोला जाता है, जैसे इसने निरंकुशवादी सिद्धांत जॉनसन ने कहा है, और एक खंड का सिद्धांत भी कहा जाता है इस सिद्धांत को। आगे चलेंगे, अगला है कि एन के दत्त और जी रस्तोगी द्वारा निर्मित परीक्षण है। तो एन के दत्त और जी के रस्तोगी द्वारा कौन सा परीक्षण दिया गया था, अभिप्रेरणा परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण की उपलब्धि परीक्षण। तो इनके द्वारा कौन सा परीक्षण दिया गया था, उपलब्धि परीक्षण दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किनके द्वारा दिया गया था, एन के दत्त और जी के रस्तोगी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि यदि अवधान को रुचि को जन्म देने वाली माँ कहा जाता है, अवधान को रुचि की जन्म देने वाली माँ कहा जाता है, तो रुचि को जन्म देने वाली माँ किसे कहेंगे, बताइए। अधिगम, बुद्धि, अभिप्रेरणा की अवधान, किसको कहा जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा को किसकी, रुचि की माँ कहा जाएगा। यदि रुचि को जन्म देने वाली माँ को क्या कहा जाता है, अवधान की जन्म देने वाली को क्या कहा जाएगा, रुचि। तो रुचि को जन्म देने वाली माँ को क्या कहा जाएगा, अभिप्रेरणा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सामूहिकता है, सामूहिकता अर्जित सामाजिक अभिप्रेरक, अर्जित व्यक्तिगत अभिप्रेरक, जन्मजात अभिप्रेरक के इनमें से कोई नहीं, बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जो सामूहिकता कैसी होती है, ये सामाजिक और अभिप्रेरक होती है, तो अर्जित और सामाजिक अभिप्रेरक होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग अभिप्रेरणा है, यह कथन किसका है। अभी ऊपर मैंने
जो डेफिनेशन आई थी ना, तो उसमें मैंने बताया था, ठीक है। एटकिंसन की जो डेफिनेशन थी उसमें मैंने 3 डेफिनेशन बताई थी, तो उसके यही बताई थी। किसने कहा था ये कि सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। स्किनर की ये डेफिनेशन है। गुड की, थॉर्नडाइक की, ग्रीड की मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शरीर में किसी भी वस्तु की कमी अथवा अधिकता से उत्पन्न होने वाली स्थिति का नाम। शरीर में किसी वस्तु की कमी हो या अधिकता हो तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? प्रोत्साहन कहेंगे, चालक कहेंगे, आवश्यकता कहेंगे कि उद्दीपन कहेंगे? तो उसको क्या कहा जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? आवश्यकता कहा जाएगा। अगर किसी वस्तु की कमी हो या अधिकता हो तो उसको क्या कहा जाएगा? आवश्यकता। अगला है भूख व प्यास अभिप्रेरणा के संदर्भ में है। भूख और प्यास तो अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? ये आवश्यकता है, प्रोत्साहन है, चालक है कि उद्दीपक है? तो भूख और प्यास क्या है? चालक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। भूख और प्यास क्या होंगे हमारे लिए? चालक का कार्य करते हैं, ठीक। आगे देखेंगे, अगले प्रश्न को चलते हैं। अभिप्रेरणा का हृदय व स्वर्णपथ कहा है। किसको कहा है अभिप्रेरणा का हृदय या स्वर्णपथ? ये भी एक डेफिनेशन है। तो किसने कहा है? किसको कहा जाता है अभिप्रेरणा? व्यक्तित्व, तनाव की इच्छा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभिप्रेरणा को हृदय या स्वर्णपथ भी कहा जाता है, अधिगम का, ठीक। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे। अगला है कि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने का सर्वोत्तम उपाय बताना है। छोटे बच्चे हैं जो प्राथमिक कक्षा के, उनको जो अभिप्रेरणा प्रदान करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या होगा? उनको दंड देना चाहिए, उनको मिठाई का प्रलोभन देना चाहिए, नवाचारों का प्रयोग करना चाहिए कि घर पर शिकायत करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नवाचारों का प्रयोग करना चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो छोटे विद्यार्थी होते हैं, उनको अभिप्रेरणा कि क्या करना चाहिए? नवाचारों को प्रयोग करना चाहिए ताकि उनका मन लग जाए उसमें और वो अच्छे से विद्यालय आकर पढ़ाई में ठीक से रुचि लें। अगला है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदेहिक गुणों का गतिशील संगठन है जो उनका वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित करता है। यह परिभाषा है। किसने ये परिभाषा दी थी? युंग, आल्पोर्ट, केटल की थॉर्नडाइक? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है और सबसे ज़्यादा इसी को ही पूछा गया। तो किसके द्वारा ये दी गई थी? आल्पोर्ट के द्वारा दी गई थी। व्यक्तित्व की ये परिभाषा आल्पोर्ट के द्वारा ही प्रतिपादित की गई थी और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अभी तक जब व्यक्तित्व की पूछी गई परिभाषा में से आल्पोर्ट की ही परिभाषा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आती भी है। भूख चालक है तो भोजन क्या होगा? उद्दीपक होगा कि स्थायी भाव होगा, संचारी भाव होगा कि संवेग होगा? तो भूख चालक है तो भोजन क्या? उद्दीपक का कार्य करेगा ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलते अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला है पुरस्कार व दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बना देता है। अगर पुरस्कार अधिक देंगे या कम देंगे या फिर दंड अधिक या कम देंगे तो इसका अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे प्रभावपूर्ण होगा, मतलब अच्छा रहेगा, अधिक उपयोगी हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रभावहीन हो जाएगा, उसका उपयोग जो अच्छा होना चाहिए था उसका दुरुपयोग होने लगेगा, तो इससे उल्टा प्रभाव भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। ग्रीट के अनुसार अभिप्रेरकों का वर्गीकरण कौन सा है? तो ग्रीट के अनुसार अभिप्रेरकों का वर्गीकरण ग्रीट ने कौन से कहा है? प्राकृतिक, कृत्रिम और शारीरिक, सामाजिक और प्रभुत्व, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, जन्मजात और अर्जित। तो ग्रीट ने कौन सा वर्गीकरण करा है? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इन्होंने कौन से बताए हैं? जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, ये इनका वर्गीकरण हो जाएगा किसका? ग्रीट के अनुसार। आगे चलते अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है अधिगम की कुंजी किसके हाथ में रहती है? अधिगम की कुंजी किसके हाथ में रहती है? बुद्धि, प्रश्न, विकास की अभिप्रेरणा? तो अधिगम की कुंजी किसे कहा गया है? तो उसी को रहेगी ना, अभिप्रेरणा। तो अधिगम की कुंजी उसके ही हाथ में रहेगी, किसके? अभिप्रेरणा का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
डी। मोटिवेशन लैटिन की किस धातु से बना है? तो मोटिवेशन कौन सी धातु से बना है? मोडल, मोटम, मूवर, मूव। तो किस इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सी? मोटम धातु से बना हुआ। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने आज 30 प्रश्न कर लिए जो कि अभिप्रेरणा से संबंधित थे। इसमें कुछ प्रश्न पर्सनालिटी की भी शामिल किए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और परीक्षा में बार बार ये रिपीट होते हैं। जैसे आल्पोर्ट की परिभाषा हो गई, काल का वर्ग, कालजुंग या युंग का वर्गीकरण हो गया, ये बार बार परीक्षा में रिपीटेड होते हैं, इसलिए मैंने अभिप्रेरणा में भी इनको शामिल कर लिया है। तो आप बताएं कि आप लोगों का स्कोर कैसा रहा। अगर आपका स्कोर 25 से ऊपर है तो आपका स्कोर अच्छा है, फिर भी आपको और तैयारी करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।